स्टूडेंट्स, अभी तक आपने अव्ययीभाव और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा। अब हम करते हैं तीसरा समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की विशेषता क्या होती है कि जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात जहाँ पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, कर्मधारय समास कहलाता है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसा कि आपको पहली वीडियो में बताया गया था कि समास में दो पद होते हैं, पहला पद यानी पूर्व पद और दूसरा पद यानी उत्तर पद। तो कर्मधारय समास में क्या होगा कि जिस समास में पहला पद विशेषण होगा, विशेषण का मतलब आप समझते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो वहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास। यानी पहला पद क्या होगा, विशेषण, और दूसरा पद विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जाएगी। जैसे देखिए कि नील कमल, यानी इसका समास विग्रह क्या हुआ, नीला है जो कमल। अब इसमें कमल की विशेषता, जैसा कि आपने ऊपर देखा कि दूसरा पद विशेष्य होगा, यानी यहाँ पर कमल की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो नीला है। ठीक है। इसी तरह से महापुरुष, यानी महान है जो पुरुष, यानी यहाँ पर दूसरा पद यानी उत्तर पद की विशेषता क्या बताई गई है कि पुरुष जो है वो महान है। पुरुष यहाँ पर क्या हुआ, विशेष्य, और पहला पद यहाँ क्या है, महान, यानी ये उसकी विशेषता है। इसी तरह से तीसरा उदाहरण देखिए कि नीलकंठ, यानी नीला है जो कंठ। अब कंठ की विशेषता क्या है यहाँ पर कि वो नीला है। ठीक है। तो ये क्या हुआ, विशेष्य, और नीला क्या हुआ, विशेषण। अब हम करते हैं अगला समास, जिसका नाम है द्विगु समास। द्विगु यानी द्विगु का अर्थ क्या होता है, दो। द्विगु समास जिस समास में पहला पद निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है तथा दूसरा पद समूहवाचक होता है, वह द्विगु समास कहलाता है। अब आई थिंक आपको पहला और दूसरा पद तो समझ में आ गया होगा कि पहला पद इसमें क्या होगा, निश्चित संख्यावाची विशेषण, यानी जो हमें किसी निश्चित संख्या का बोध कराता है, और दूसरा पद समूहवाचक, यानी दूसरा पद क्या होगा कि वो किसी एक ग्रुप के बारे में हमें बताता है, किसी ग्रुप का बोध कराता है, वह क्या कहलाएगा, द्विगु समास। जो कि इस समास का जो नाम है वो अपने आप में ही एक इसका एग्जाम्पल है। द्विगु यानी द्विगु का अर्थ होता है दो, यानी संख्यावाची। जैसे यहाँ पर आया ना, पहला पद निश्चित संख्यावाची, ये देखिए निश्चित संख्या दो, यानी एक निश्चित संख्या का पता चल रहा है हमें। तो ये अपने आप में ही एक एग्जाम्पल है यहाँ पर कि अब देखिए कि जैसे एग्जाम्पल हम करते हैं कि त्रिभुवन। त्रिभुवन का अर्थ यहाँ पर क्या है कि तीन भवनों का समूह। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि पहला पद क्या है, निश्चित संख्यावाची विशेषण, और दूसरा पद क्या है, समूहवाचक होता है। ये देखिए भवनों का समूह। इसी तरह पंचतंत्र, पंच मतलब पांच, निश्चित संख्या हो गई यहाँ पर, यानी पांच तंत्रों का समूह, और जो दूसरा पद है वो क्या हुआ, समूहवाचक का हमें बोध कराता है। नवग्रह, नव मतलब नौ, ग्रह मतलब ग्रहों का समूह, यानी 9 ग्रहों का समूह। यानी पहला पद क्या होगा, निश्चित संख्यावाची, और दूसरा पद क्या होगा, किसी हमें समूह का बोध कराएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा द्विगु समास। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होगा कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हों
और दोनों शब्द और, तथा, या आदि समुच्चय बोधकों से न जुड़कर योजक चिन्ह से जुड़े हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसा कि हमने देखा था कि अव्ययभाव में क्या बताया गया था कि उसमें पहला पद प्रधान होगा, जिसे तत्पुरुष में क्या था कि दूसरा पद प्रधान होगा। तो द्वंद्व समास में क्या होगा कि इसके पहला पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान माने जाएंगे। और ये इसकी हमें पहचान क्या है कि इनमें के बीच में यानी दो पद हो गए तो इनके बीच में और, या, तथा, एवं इस तरह के शब्द नहीं आएंगे बल्कि योजक चिन्ह आएंगे। तो इसकी पहचान क्या है कि जहाँ पर अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, वो योजक चिन्ह, उनके बीच में योजक चिन्ह आएगा तो वहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो और, या, तथा आदि वर्ड्स आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि सुख दुख। अब देखिए सुख दुख वर्ड जब भी लिखा जाता है हमेशा इनके बीच में योजक चिन्ह आता है, और जब हम इनका समास विग्रह करेंगे तो शब्द क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर योजक की जगह और वर्ड यूज होगा। इसी तरह लाभ हानि। अब लाभ और हानि जब भी लिखा जाता है आपने नोट किया होगा कि वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह भला बुरा, लेकिन जब हम योजक चिन्ह को हटाते हैं तो भला और बुरा, भला या बुरा, यानी समास विग्रह करने पर ये वर्ड्स आते हैं। अदरवाइज इनमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और ये हमेशा अपोजिट वर्ड्स ही होते हैं यहाँ पर, जैसे भाई बहन, माता पिता, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, उनके बीच में भी क्या आता है, योजक चिन्ह आता है। जैसे उदाहरण के लिए चलते चलते, खुशी खुशी, ठीक है। तो ऐसे जो सेम वर्ड्स होंगे वो अव्ययभाव समास का एग्जाम्पल होंगे, यानी वो अव्ययभाव समास होंगे। और जो अपोजिट वर्ड्स होंगे और जिनके बीच में योजक चिन्ह आएगा वो क्या होगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसमें क्या होगा कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो, यानी द्वंद्व में क्या था कि दोनों पद प्रधान होंगे, और बहुव्रीहि में क्या होगा कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि विषधर, विष मतलब जहर, धर मतलब धारण करने वाला, कि विष को धारण करने वाला। कौन है विष को धारण करने वाला, हम किसको कहते हैं, अर्थात शिव, यानी शिव जी को विष को धारण करने वाला यानी विषधर कहा जाता है। वीणा पाणी, वीणा पाणी यानी जिसके, पाणी मतलब हाथ, कि जिसके हाथ में वीणा है, यानी वीणा है हाथ में जिसके। तो वीणा नामक जो यंत्र है वो किसके हाथ में होता है, हमेशा सरस्वती के हाथ में होता है। यानी यहाँ पर ना तो पहला पद प्रधान हुआ ना दूसरा, बल्कि कोई तीसरा जो पद है वो हमारे पास आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे हम एक एग्जाम्पल और है कि पीताम्बर, पीताम्बर, पीता मतलब यहाँ पर क्या है अर्थ, पीला, अंबर मतलब कपड़े, यानी जिसने पीले कपड़े धारण किए हुए हैं या जिसने पीले कपड़े पहने हैं, तो वो कौन होता है, किसके बारे में कहते हैं हम, अर्थात श्री कृष्ण। यानी कोई तीसरा पद हमारे पास आ रहा है और वही प्रधान माना जाएगा, तो यहाँ पर वो कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। आई होप कि आपको समास का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आप इसको अपनी बुक में से भी कर सकते हैं, आपकी बुक में बहुत इसको अच्छे से क्लियर दिया हुआ है। थैंक यू।